दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे छोटी बट एक इम्पोर्टेंट बैक स्टोरी से। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है करीब साल भर पहले, जहाँ 16 साल का हाई स्कूल में पढ़ रहा बच्चा अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आ गया, ठीक वैसे ही जैसे हिनाटा आई थी। और यहाँ बस फर्क ये है कि वो इस दुनिया में आया नहीं बल्कि इसे यहाँ लाया गया है। दरअसल क्या हुआ, जब वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर वापस जा रहा था तो वो किसी नीले रंग के बालों वाली किसी महिला को देखता है। और वो महिला दोस्तों इतनी खूबसूरत थी कि उसके बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए जब वो पीछे मुड़ा तो तब उसे ये एहसास होता है कि वो अचानक से इस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आ गया। और इस 16 साल के बच्चे का नाम है मासायुकी होंजो। और दोस्तों मैं तुम्हें आज तक का सबसे बड़ा स्पॉइलर देता हूँ मैं, ठीक है। जिस नीले रंग के बालों वाली महिला को मासायुकी ने अपनी दुनिया में देखा था वो कोई मामूली महिला नहीं थी। उस महिला का नाम है वेलग्रिंड। दोस्तों वेलग्रिंड छोटी बहन है वेलजर्ड की, और वेलजर्ड बड़ी बहन है हमारे प्यारे वेल्डोरा की। और दोस्तों वेलग्रिंड ने ही जानबूझकर मासायुकी को इस दुनिया में टेलीपोर्ट किया है। अब दोस्तों उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, वो सब अगर मैं बताने बैठ गया तो हमारा मांगा एक्सप्लेनेशन वही का वही रह जाएगा। हाँ, अगर तुम इस पर 200 लाइक करते हो अगर नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले तो मैं जरूर उस वीडियो को बनाऊंगा। बट याद रहे दोस्तों, मैंने जो भी अभी आपको बताया है वो अब तक मांगा में भी रिवील नहीं हुआ है। ये सब मैंने अपनी मर्जी से आपको बताया। दोस्तों इस नई दुनिया में आने के बाद वो नहीं जानता था कि उसे यहाँ करना क्या है और वो यहाँ पर आया ही क्यों है। वो बहुत कंफ्यूज था और उसका ऐसा कंफ्यूज होना बनता भी था क्योंकि वो ना तो यहाँ की भाषा समझ सकता है और ना ही वो बोल सकता है। और फिर दोस्तों अचानक कहीं से कोई लड़की आकर उससे लिपट जाती है जो शायद इस बुली से भाग रही थी। अब सिचुएशन को देखकर हम तो कह सकते हैं कि ये लड़की किसी मुसीबत में है, बट मासायुकी नहीं समझ पा रहा था कि वो लड़की आखिरकार बोल क्या रही है। और तब दोस्तों उसकी यूनिक स्किल चोजन वन और उसके साथ और भी कई सारी 2-4 स्किलें एक्टिवेट हो जाती हैं। उस सिचुएशन से बचने के लिए मासायुकी ब्लफ करता है, मतलब ऐसा जताने की कोशिश करता है कि वो अभी और इसी वक्त उसे धो डालेगा, मगर उसका ब्लफ काम नहीं करता। और जब वो बुली उस पर हमला कर देता है तब वो खुद को बचाने के लिए नीचे झुकता है, जिसकी वजह से उसका सर उस बुली को लग जाता है, जिसकी वजह से वो बुली कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। और उसे देख रही वो लड़की और वहाँ खड़े बाकियों को लगता है कि उसने ये सब डेलिबरेटली किया है। और मासायुकी के गोल्डन बालों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि ये वो हीरो है जो सदियों पहले गायब हो गया था और अब वो वापस आ गया है। ये सब सुनकर वो बेहोश पड़ा बुली भी उठकर उससे माफी मांगता है और उससे अपने ग्रुप में जो अब तक एग्जिस्ट भी नहीं करता उसमें शामिल होने के लिए पूछता है। और इसी के साथ ही फिर दोस्तों यहीं से मासायुकी द हीरो का जन्म होता है। दोस्तों ये वही हीरो है जिसकी यूकी कागुरा बात कर रहा था कुछ चैप्टर्स पहले। यूकी उस चोजन हीरो और उसकी टीम को बुलाता है और उसे स्लेव ट्रेडिंग को बंद करने की जिम्मेदारी देता है। दोस्तों ये वही स्लेव ट्रेडिंग का बिजनेस है जो यूकी अब तक चलाते आया है और अब वो इस बिजनेस को बंद करना चाहता है मासायुकी का इस्तेमाल करके। अब ऐसा करके यूकी को क्या मिलेगा वो यहाँ पर अब तक क्लियर नहीं है। फिर दोस्तों इस बैक स्टोरी के आखिरी के कुछ पैनल्स मासायुकी की यूनिक स्किल को डिस्क्राइब करती है, जिसे मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो मासायुकी के पास फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही यूनिक स्किल है जिसका नाम है चोजन वन, बट उसके बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। पहला है हीरोइक प्रेजेंस, जिसमें मासायुकी एक यूनिक ऑरा एमिट करता है। ये वो ऑरा है जो सिर्फ एक हीरो ही एमिट कर सकता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने से कमजोर दुश्मनों पर कर सकता है, काइंड लाइक कॉन्करजाकी जो लूफी यूज करता है। फिर दूसरा है हीरोइक कंपनसेशन। ये मासायुकी को गुड लक प्रदान करता है, जिसकी वजह से उसके छोटे से छोटा एक्शन भी उसके दुश्मनों को क्रिटिकल लेवल का डैमेज देता है। तीसरा है हीरोइक चार्म, जिससे भी मासायुकी बैटल में हारेगा वो सारे मासायुकी से इंस्पायर होकर उसके दोस्त बन जाएंगे। चौथा और आखिरी है हीरोइक एक्शन। अब इससे क्या होता है ना कि मासायुकी जो भी करता है, मतलब वो जो भी एक्शंस लेता है, देखने वाले वो सब उसके फैंस बन जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग मासायुकी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। मतलब समझो अगर मासायुकी कहीं टट्टी करने गया है और उसे किसी ने देख लिया तो वो लोग बोलेंगे अरे वाह ये तो टट्टी कर रहा है, और फिर लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो ऐसा। दोस्तों पिछली वीडियो में जो कुछ भी हुआ उसके ठीक कुछ दिनों बाद टेम्पस में एक फॉर्मल ऑडियंस बुलवाई गई है, जहाँ जूरा टेम्पस में रहने वाले सभी प्रजाति के लोग रिमरू से मिलने आए हैं ताकि वो लोग रिमरू को जूरा टेम्पस पर उससे मिले कंट्रोल और डिमन लॉर्ड बनने की खुशी में उसे बधाइयाँ दे सकें। और दोस्तों ये भी एक वजह है कि रिमरू ने टेम्पस में फाउंडिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। दोस्तों जो लोग रिमरू को बधाइयाँ देने आए हैं उसमें कई लोग शामिल हैं, जैसे कि खरगोश की प्रजाति, घोड़े और बैल की खाल वाली प्रजाति और ड्रैगन न्यूट्स यानी गाबिरू के पिताजी आबिरू, जो अब ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं थैंक्स टू रिमरू। अब दोस्तों जो मेहमान रिमरू से मिलने आए हैं उनमें एक एल्फ भी है।
दरअसल वो यहाँ रिमरू से मदद मांगने के लिए आया था, क्योंकि जिस घोड़े और बैल की खाल वाले जो इससे पहले रिमरू से मिलने आए थे, उन्होंने आपस की लड़ाई में इन एल्फ्स के पूरे गांव और उनके जंगलों को तहस नहस कर दिया था। तो वो एल्फ चाहता है कि रिमरू उनके गांव और उनके जंगलों को फिर से हरा भरा कर दे। वैसे तो दोस्तों हम जानते हैं कि नॉर्मली जंगल के विस्तार को बढ़ाने के लिए सालों का वक्त लगता है, ये सब इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रिमरू उसे और उनके लोगों को टेम्पस में रहने की इजाजत देता है। रिमरू का प्लान है कि वो इन एल्फ्स को वहाँ टेम्पस में बन रहे डंजन के 95वें फ्लोर पर शिफ्ट करे, जो एक सेफ जोन है। और यहाँ दोस्तों ड्रायर्स मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जहाँ ये सारे एल्फ्स बाकियों से छिप कर शांति से रह सकें। अब क्योंकि ये सेफ जोन है तो यहाँ पर उन्हें दूसरा खतरा भी नहीं होगा। ये सब के बाद रिमरू सोये को विस्काउंट के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। दोस्तों ये विस्काउंट वही नोबल है जिससे मेयर माइल्स ने पिछवाड़ी लात मारकर भगा दिया था, और रिमरू को शक है कि इन एल्फ्स के गांव में लोगों के गुम हो जाने के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि वो अपने एल्फ स्लेव बिजनेस में मेयर माइल्स से मदद मांगने आया था। अब दोस्तों ये सब चल ही रहा था कि रफाल के द्वारा रिमरू को पता चलता है कि कुछ लोग शहर में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब शियोन ने उनसे पूछा कि वो लोग कौन है और यहाँ पर क्यों आए, तब वो लोग बताते हैं कि वो यहाँ पर रिमरू से क्लेमन का बदला लेने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके पिता ने उनसे कहा है कि रिमरू ने ही क्लेमन को मारा है, जबकि ये काम वो लोग करना चाहते थे जिससे कि वे खुद डिमन लॉर्ड बन सकें। अब पिता वाली बात सुनकर रिमरू तो सोच में पड़ गया। वो नहीं जानता है कि ये लोग किस पिता की बात कर रहे हैं। दोस्तों उनकी बदतमीजी के लिए जब शियोन ने उन्हें मजा चखाया तो वो बताते हैं कि वो तीनों डिमन लॉर्ड डैगरुल के बेटे हैं, और उसने यहाँ इन तीनों को रिमरू के अंडर ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है, प्रोबेबली ताकि वो लोग यहाँ रहकर थोड़ी तमीज सीख सकें। अब क्योंकि दोस्तों रिमरू भी किसी डिमन लॉर्ड के फेवर को यूं ही जाया नहीं करना चाहता, तो वो उन तीनों और उनकी ट्रेनिंग को शियोन के हवाले कर देता है। फिर दोस्तों अगले पैनल में हमें पता चलता है कि डियाब्लो, गेल्ड और हाकुरो टेम्पस में वापस आ गए हैं। और दोस्तों मौका देखकर रिमरू और बेनीमारू हाकुरो को अकेले में ले जाकर उसे उसकी बेटी मोमीजी के बारे में पूछ लेते हैं, और उसे ये भी बता देते हैं कि मोमीजी की मम्मी जी ने ये उनसे ख्वाहिश रखी है कि उसकी बेटी और बेनीमारू की शुभ मुहूर्त देखकर ब्याह कराया जाए। और दोस्तों यही टॉपिक पर उनकी ये बात रात भर चली। दोस्तों ऑडियंस के आखिरी दिन मोमीजी और टेंगू ट्राइब के कुछ लोग रिमरू से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ रिमरू उन सबको अपने रिसेप्शन रूम में इन्वाइट करता है ताकि उनके डिस्कशंस में कोई भी दखल ना दे सके। दोस्तों मोमीजी का कहना है कि वो अपने फॉरेन अफेयर्स में किसी भी बाहरी ताकत की दखल नहीं चाहती हैं। और जैसे जैसे दोस्तों डिस्कशंस आगे बढ़ी वैसे वैसे रिमरू के साथ हमें भी पता चलता है कि टेंगू ट्राइब के हॉस्टाइल होने के पीछे एक वजह है। दरअसल मोमीजी और बाकी के टेंगू ट्राइब को अब तक यही लगता रहा है कि डिमन लॉर्ड रह चुकी फ्रे और डिमन लॉर्ड रिमरू आपस में मिलकर उनके ट्राइब को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब रिमरू के साथ साथ हम भी ये नहीं जानते कि भूतकाल में फ्रे और टेंगू के रिलेशंस कैसे थे, मगर रिमरू अभी के हालत को देखकर वो मोमीजी को समझाने की कोशिश करता है कि फ्रे और थालियन में से कोई भी उनके ट्राइब को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं रखता है। अब क्योंकि दोस्तों गेल्ड अब तक फ्रे के साथ ही था, तो वो कहता है कि पहले जब वो डिमन लॉर्ड थी तब उनकी नजर थालियन और टेंगू ट्राइब पर लगातार रहती थी, पर अब जबकि वो मिलिम के अंडर काम करने लगी है तो उनकी अब वैसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है। उल्टा उनका ज्यादातर समय मिलिम को शिक्षा देने में ही निकल जाता है। बट पिछले कुछ दिनों से मिलिम अचानक गायब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। दरअसल दोस्तों थालियन, टेंगू और फ्रे के बीच लगातार घर्षण बना रहता था, और रिमरू के डिमन लॉर्ड बन जाने के बाद टेंगू ट्राइब को भी यही लगता था कि ये सारे मिलकर इनके इलाके को हथियाना चाहते हैं, और यही वजह थी कि मोमीजी ने एल्बिस और बेनीमारू से अच्छा बर्ताव नहीं किया था। और अब जो कि वो सब कुछ सॉल्व हो गया है तो मोमीजी फिर रिमरू को उसकी मम्मी जी के लिखे हुए कुछ लेटर्स देती है, जिसमें एक डिमन लॉर्ड रिमरू के लिए था तो दूसरा हाकुरो के लिए। हाकुरो के लेटर में एल्डर ने बहुत सारा प्यार भेजा था, और साथ में ये भी लिखा था कि वो पर्सनली मोमीजी को ट्रेनिंग दे ताकि आगे चलकर वो अपने ट्राइब को लीड कर सके, जिसे पढ़कर हाकुरो भी खुश था। और फिर दोस्तों हाकुरो और उसकी बेटी मोमीजी का मिलन होता है, और हमें दोस्तों ये भी पता चलता है कि मोमीजी हाकुरो से ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए लेने आई है ताकि वो बेनीमारू को इम्प्रेस कर सके, जिससे दोस्तों ये तो जाहिर होता है कि मोमीजी भी बेनीमारू से शादी करने में इंटरेस्टेड है। फिर दोस्तों अगले पैनल में हमें एक और बड़ी खबर मिलती है। दरअसल लेडी एल्बिस ने शोना को बेनीमारू के लिए एक मैसेज भेजा है, जिसके मुताबिक वो भी सिर्फ बेनीमारू से शादी करने में इंटरेस्टेड है। हालांकि उसकी सोच ये है कि अगर वो बेनीमारू की पहली पत्नी नहीं बन सकती तो वो उसकी कॉन्क्यूबाइन भी बनने के लिए तैयार है, और वो तब तक हार नहीं मानेगी जब तक वो भी बेनीमारू का दिल नहीं जीत लेती। और इतना कहकर वो टेम्पस से कहीं चली गई। अब वो कहाँ गई वो यहाँ पर क्लियर नहीं है। पर दोस्तों लेडी एल्बिस के इन शब्दों को मोमीजी एक चैलेंज की तरह लेती है, जिसमें वो भी हार नहीं मानना चाहती। बट बेनीमारू का तो इसमें कुछ और ही कहना था। फिर दोस्तों हम अगले चैप्टर में देखते हैं कि मेयर माइल्स
रिमरू और वहाँ मौजूद बाकियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ मेरमास फाउंडिंग फेस्टिवल को लेकर अपना प्लान बताते हैं। मेरमास कहते हैं कि ये फेस्टिवल पूरे 3 दिन तक चलेगा, मगर वो फेस्टिवल शुरू हो उससे पहले टेम्पस में कमाल की पार्टी का आयोजन किया जाएगा सभी टेम्पस वासियों के लिए। नोबल्स के लिए रिसेप्शन हॉल में पार्टी रखी जाएगी, तो मर्चेंट्स और एडवेंचरर्स के लिए होटल, रेस्टोरेंट्स और लॉजेस में फ्री का खाना बांटा जाएगा। फिर फेस्टिवल के पहले दिन आने वाले सभी मेहमानों को द ग्रेट डिमन लॉर्ड रिमरू की मानता के बारे में बताया जाएगा, ताकि लोगों में मॉन्स्टर्स का डर एटलीस्ट कम हो सके और उन्हें यहाँ मिलने वाली यानी मेड इन टेम्पल्स की चीजें भी दिखाई जाएंगी, जो जाहिर है कि ये मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के लिए होगा। फिर दूसरे दिन सुबह से ही कॉलिजियम के अरीना में फाइटर्स के बीच फाइट शुरू हो जाएगी, जिसके बाद शाम को लोगों के पास वक्त होगा शहर को ठीक से देखने और अच्छा खाना खाने का। और फिर तीसरे और आखिरी दिन कॉलिजियम की फाइटिंग टूर्नामेंट का अंत होगा, जिसके बाद सभी बहादुर लोग डंजन में मॉन्स्टर्स को चैलेंज करके अपनी बहादुरी का नमूना पेश करेंगे। मेरमास ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करी थी कि एक और प्रॉब्लम सर पे आ गई। दोस्तों, रिमरू ने रामिरेज और वेल्डोरा को डंजन को पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरने का काम दिया था, जिसमें फिलहाल एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या है कि रामिरेज वेल्डोरा के मैजिक यूज का इस्तेमाल करके डंजन के फ्लोर्स को बढ़ाने का काम कर रही थी, मगर वेल्डोरा के मैजिक यूज की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि डंजन के 71 से लेकर 90 फ्लोर तक वहाँ का एक एक कोना अब जंगल में बदल चुका है, जिसकी वजह से रिमरू हर 10 फ्लोर के बीच एक बॉस मॉन्स्टर को रखने का काम नहीं कर पाएगा। वैसे तो फेस्टिवल के दौरान सिर्फ पहले 50 फ्लोर ही खोले जाएंगे, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब जंगलों की वजह से वेल्डोरा के मैजिक यूज पहले फ्लोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग बॉस मॉन्स्टर को पैदा नहीं कर सकते। और तो और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो रामिरेज और ना ही वेल्डोरा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अब क्योंकि दोस्तों इस जंगल विस्तार को डंजन से क्लियर करने में अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, तो इसके लिए शुना, रांगा और ट्रेनी रिमरू को टेम्पररी सोल्यूशन देते हैं, जिसमें वो लोग सजेस्ट करते हैं कि फिलहाल के लिए यानी जब तक फाउंडिंग फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता तब तक वो किसी और को वहाँ डंजन में बॉस मॉन्स्टर के रूप में भेजने के लिए कहते हैं। शुना सजेस्ट करती है हेडलमैन को। अब क्योंकि दोस्तों फेस्टिवल के दौरान हेडलमैन और उनकी अनडेड आर्मी का यूं ही खुले में घूमना शायद ठीक नहीं होगा, तो रिमरू शुना के सजेशन को मान लेता है, क्योंकि रिमरू जानता है कि अगर अनडेड मॉन्स्टर्स फेस्टिवल के दौरान अगर पूरे शहर में यूं ही घूमते फिरेंगे तो उनका शहर लोगों की नजरों में किसी ज़ॉम्बी टाउन के नाम से फेमस हो जाएगा, जो जाहिर है कि रिमरू की इमेज के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वैसे भी वो अनडेड मॉन्स्टर्स दिन में तो वैसे भी नहीं निकल सकते, तो डंजन उनके लिए शायद सबसे बेस्ट जगह होगी। फिर ट्रेनी सजेस्ट करती है जीजन और ऑपिटो को। दोस्तों, ये दोनों शुरू से ही रिमरू के साथ थे। जब रिमरू का टेम्पस शहर बना भी नहीं था तब से ये दोनों जूरा फॉरेस्ट को गार्ड करते आए। और दोस्तों, हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान इन दोनों को भी रिमरू की डिमन लॉर्ड बनने के बाद गिफ्ट मिला था। वैसे तो ये इंसेक्ट्स हैं, बट इनकी गिनती मैजिकल बीस्ट में होती है। और दोस्तों, इन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेल्डोरा इन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, इसलिए रिमरू ट्रेनिंग के सजेशन को भी मान लेता है। फिर दोस्तों, रांगा सजेस्ट करता है उस 9 सर वाले फॉक्स को जो क्लेमन के लिए काम करता था। क्लेमन की फाइट के बाद से ही वो लोमड़ी किसी तरह के हाइबरनेशन में चली गई थी, और अब क्योंकि वो उठ गई है और वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है, तो रिमरू उसे एक नाम देता है। रिमरू उसका नाम रखता है कुमारा, कुरामा नहीं कुमारा। और इसी के साथ कुमारा 9 हेडेड फॉक्स की जगह अब 9 टेल्ड फॉक्स हो चुका है। रिमरू को अब लगता है कि इससे डंजन का प्रॉब्लम फिलहाल के लिए सॉल्व हो गया है, इसलिए वो सोहे को बुलाता है। अब दोस्तों, रिमरू ने सोहे को उस नोबल पर नजर रखने के लिए कहा था जिसने मेरमास पर बैंडिट्स के जरिए हमले करवाए थे। सोहे कहता है कि वो नोबल एल्फ स्लेव बिजनेस के अलावा भी किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुका है, जिसका नाम है ऑर्थरस। ऑर्थरस एक मिलिटेंट ग्रुप हुआ करता था जिसकी ताकत किसी छोटे देश की मिलिट्री जितनी थी, क्योंकि मोस्टली उनकी ताकत आती थी मॉन्स्टर्स और मार्जिन से, जो उन्होंने स्लेव के तौर पर पाल रखे थे। मगर दोस्तों, ये पुरानी खबर हो चुकी है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं रही, और इसकी वजह है हीरो मासायुकी। और दोस्तों, मासायुकी वही हीरो है जिसने जूरा टेम्पस के स्लेव्स को छुड़ाया है, और वो टेम्पस में आ रहा है ताकि उन स्लेव्स को वो उनके एल्वेन एल्डर को सौंप सके, जो इससे पहले ऑडियंस में रिमरू से मिलने आया था। मगर दोस्तों, यही वजह नहीं है मासायुकी के यहाँ आने की। उसे लगता है कि ये सारे स्लेव ट्रेडिंग बिजनेसेस अकेला रिमरू चला रहा है, तो इसलिए वो यहाँ आ रहा है ताकि वो रिमरू को मार सके और उसके काले धंधों को बंद कर सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।
I play Ruby cause she hoeing. Mr. Brownie birds, I'm flowing. Keep it drain, my money growing. Give me brain war, total soaking. Squad, my boys in the ocean. Give me pussy and rub it with lotion. We evolved and it caused a commotion. Hit the plug with them hyper potions. Some hyper potion. Yeah. Johnny Grove, I'll hit you with a leap.